औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन पठान। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोटीन्स। क्योंकि लास्ट हमने का वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स को मुकम्मल कर लिया है, तो ये प्रोटीन्स ये इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, तो इसको भी कंसंट्रेशन के साथ अगर आप सुनेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये प्रोटीन्स जो हैं, ये नाम क्यों रखा गया है प्रोटीन्स? प्रोटीन्स वर्ड जो है ये प्रोटियोज से लिया गया है। प्रोटियोज दैट मीन्स फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो एक्चुअली जो हमारा 30% डाइवेट ऑफ सेल होता है, यानी टोटल प्रोटोप्लाज्म, उससे हम वाटर जो है एवापोरेट कर दें तो बाकी बचता है हमारा 30%। तो वो 30% में 18 जो परसेंट है वो उसका समझें कि प्रोटीन बनाती है। बाकी जो 12% बचता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये यानी अगर 30 के बराबर हो तो ये 60% प्रोटीन बनाती हैं। ड्राई वेट का 60% यानी हो जाएगा, इसीलिए इनको फर्स्ट रैंक। दूसरे नंबर पर अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, यानी कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से वो साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बताई है, यानी लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई, लाइफ के हाउ लाइफ केम इनटू बीइंग, हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइफ कैसे शुरू हुई इस दुनिया में, ये जो थ्योरीज बताई हैं उसमें खास करके दो साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है एलेक्जेंडर आई ओपारिन, एक ये साइंटिस्ट है। दूसरा है JBS हेल्डेन। इनकी जो थ्योरीज है ये बाद में तो रिवाइज की गई है, लेकिन पहले इन्होंने आई थिंक 1924 में ये जो ओपारिन है इसने थ्योरी बताई थी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसने बुक्स भी लिखे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से, उनकी बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स। तो इनके हिसाब से जो लाइफ अराइव हुई है, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, उसके लिए इन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 स्टेप जो बताया इन्होंने, इनका मतलब है कि जो हमारी जो ये धरती है, ये जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है या ओशियंस में जो उसका सरफेस है यानी फ्लोर है, उसका मतलब जो इनसाइड द ओशियंस, इनका ख्याल है कि वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। वो केमिकल रिएक्शंस यानी फर्स्ट स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन हुए हैं वो किस में हुए हैं, यानी वो जैसे हमारे ऐसा समझें कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसके बाद ये आपकी NH3 हो गई, या आपकी ऐसा समझे कि हाइड्रोजन हो गई, या N2 हो गई। ये कुछ कंपाउंड से, ये मॉलिक्यूल से इनमें रिएक्शन हुआ फर्स्ट स्टेप में, तो रिजल्ट में क्या बना, जैसे सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिमिलर साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिमिलर साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे फार्म एल्डिहाइड हो गया या जैसे कार्बोलाइलिक एसिड हो गया, इसी हिसाब से यानी ये जो है छोटे बिल्कुल कंपाउंड बने। अब सेकंड स्टेप में ये जब इनमें लिंक हुई, जो सिमिलर साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे लिंक्ड टू ईच अदर एंड दे फॉर्म्ड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीडियम साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी दूसरे स्टेप में ये जो सिमिलर साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनसे बने थे, इनमें जब ये लिंकेज हुई, ये आपस में लिंक्ड हुए, तो इनकी लिंकेज की वजह से हमारे मीडियम साइज कंपाउंड बने, जैसे आप अमाइनो एसिड्स हैं, एग्जाम्पलाइग्रेशिया अमाइनो एसिड्स हो गए, जैसे आपको यानी ये ग्लूकोज हो गए यानी कार्बोहाइड्रेट वगैरह, या ऐसा समझे कि न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो ये कंपाउंड्स बन गए आफ्टर द लिंकेज बिटवीन द सिमिलर साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच
यानी वो जो बने थे फाउंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये अभी ये यानी मीडियम साइज बन गए। अब थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3 जो तीसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप में यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मीडियम साइज हमारे जो ये मोनोमर्स हैं, खास कर ये सब यूनिट्स हैं, तो इनमें अभी रिएक्शन हुआ यानी अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह, तो इनके रिएक्शन की वजह से या इनमें आपस में इनके सारे मॉलिक्यूल में रिएक्शन हुआ, तो ये लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जिन्हें आप जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड हो गए, तो ये सारे बन गए। अब फोर्थ स्टेप में, स्टेप नंबर 4, साइंटिस्ट का ख्याल है इनका, अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब यहां पर ये जो सारी है इनको हम बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन। अब ये इनमें से जो फोर्थ स्टेप में यानी कोई एक कंपाउंड था, वो प्रोटीन था, वो न्यूक्लिक एसिड था, या कोई कार्बोहाइड्रेट था, मोस्टली साइंटिस्ट का डाउट इन दो में से है। उसमें से जो डाउट ज्यादा है वो प्रोटीन पर है कि इनमें से किसी एक ने ये पावर गेन कर लिया था जिसकी मदद से वो खुद को रिप्लिकेट कर सकते थे, यानी दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेशन पावर। तो इन्होंने सेल्फ रिप्लिकेशन पावर गेन कर लिया था, जिसका मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल है वो अपने कॉपी करके दूसरी बनाए, फिर उससे तीसरी बनाए, 4 बने, 8 बने, वो रिप्लिकेट होता रहे जैसे डीएनए रिप्लिकेट होता है। तो मतलब इनको ये मतलब ये जो ये हाइपोथेसिस है इनके, वो ये बताते हैं कि इनमें से किसी एक ने ये पावर गेन कर लिया था फॉर द सेल्फ रिप्लिकेशन। तो सेल्फ रिप्लिकेशन पावर जब गेन किया तो उसके बाद ये पूल बन गया उस मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से ये सेल बन गया। तो सेल जो है ये लाइफ है। तो इनका जो ज्यादा डाउट है वो प्रोटीन पर है, क्योंकि प्रोटीन जो है इट इज इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन, इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन, इट इज इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, या ऐसा समझे कि यानी रिप्लिकेशन में या इवोल्यूशन में प्रोटीन का रोल है। तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें ये ओरिजिन ऑफ लाइफ पर जाना पड़ता है। तो अभी ये जो लाइफ अराइज दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो मतलब ऐसे लाइफ जो है वो केम इनटू बीइंग और केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अभी इसी हिसाब से प्रोटीन को फर्स्ट रैंक भी कहा जाता है, कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, तो पहले प्रोटीन जो है वो उससे लाइफ बनी है। तो इसीलिए प्रोटीन को यानी देखे ना, अभी वो आपने प्रियांस पढ़े हैं, ये जो प्रियांस हैं दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये इन्फेक्टिव एजेंट हैं वैसे तो ये देखें ये भी मतलब हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करते हैं, उनको ऐसा समझे कि म्यूटेट करते हैं, उनको फाल्टी बना देते हैं। तो मतलब ये प्रोटीन जो हैं ये मतलब हो सकता है कि इनमें से लाइफ अराइज हुई है, पहले ये बनी है, फिर ये मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाया, फिर सेल बनाया, इसी हिसाब से ये सेल बना तो लाइफ स्टार्ट हुई। अभी जाहिर बात है जो प्रोटीन है हमारी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बाबा देखें प्रोटीन जो है दीज आर द पॉलीमर्स, यानी दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स, यानी जो पॉलीमर होगा वो जरूर मोनोमर होगा, मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स इनके मोनोमर हैं जो ज्वाइंड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब जो प्रोटीन बनी है इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। वो अलग बात है
कि किसी प्रोटीन में एक लॉन्ग चेन है, किसमें दो है, किसी में चार है, एक्स वाई जेड सेम है, डिफरेंट है, छोटी है, बड़ी है, लेकिन प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी एक चेन बनती है, उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑफ द अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं एक चेन के अंदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू द केमिकल बॉन्ड, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स बनती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती थी। और ये जो प्रोटीन हैं एक्चुअली दीज आर द डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। जो हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल हैं उनमें ये डाइवर्सिफाइड, इसका मतलब ये है कि इट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स मौजूद हैं, यानी कि प्रोटीन्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे भी जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी जो काम करती हैं, दे प्ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करती है। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन या तो कोई स्ट्रक्चर बनाती है या तो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आपने हीमोग्लोबिन सुनी है। ये हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन है, जिसे हम HbA लिखते हैं, ये हीमोग्लोबिन ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर काम हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन ये फंक्शनल प्रोटीन हो गई। सपोज आपके एंजाइम्स हैं, आपने एंजाइम्स सुने हैं, ये मोस्टली प्रोटीन्स के हैं, तो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी ऐसा समझें बायोकेटेलिज्म, बायोकेटेलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते, ये भी फंक्शन हो गया। उसके बाद आपके जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स खास करके किसी सब्सटेंसेस के या आपके ऐसा समझे हार्मोन्स के, तो ये भी फंक्शनल है, क्योंकि वो हार्मोन्स उनसे बाइंड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनके में फिट हो जाते हैं, फिर उनका मतलब रिएक्शन होता है या वो मैसेज देते हैं। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं ये भी फंक्शनल हो गए। उसके अलावा आपके जो एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस खास करके ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जैसे आपका ब्लड ग्रुप AB और एंटीजन है, मतलब ये AB ये भी एंटीजन है या RH एंटीजन है। जिस दूसरे भी हर सेल के सरफेस पर एंटीजन होते हैं, दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ मोस्टली प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, या आपके एंटीबॉडीज हो गए। तो मतलब ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि ये फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं प्रोटीन, या आपके हार्मोन्स खुद हो गए। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर। तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो फंक्शनल रोल भी प्ले करती हैं हमारी बॉडी में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल में क्या, जैसे देखें आपके नाखून और हेयर्स जो हैं या स्केल ऑफ फिश है, वो आपके खास करके केराटिन प्रोटीन से बने हैं, दीज आर केराटिनाइज। या आप फीदर्स हो गए, यानी केराटिन जो प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, क्योंकि इट फॉर्म द स्ट्रक्चर, जैसे हमारे नाखून हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, फीदर्स हो गए, तो ये जो चीजें हैं ये केराटिन बनाती है। या आपकी कोलेजिन प्रोटीन है, कोलेजिन ये आपकी कार्टिलेज या आपके बोन्स हो गए या कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली वो बनाती है। तो देखें ये, या आपकी मस्कुलर प्रोटीन है, जैसे आपकी एक्टिन हो गई या आपकी मायोसिन हो गई, तो ये प्रोटीन क्या करती हैं, दे फॉर्म द स्ट्रक्चर। मतलब जो प्रोटीन हैं दे प्ले द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, यानी ये दोनों। और जो हमारी बॉडी का ऐसा समझे कि मेन फंक्शन है, मेन स्ट्रक्चर वो प्रोटीन बनाती है।
बाकी तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जो हैं वो भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन दे प्रोवाइड द एनर्जी, मोस्टली वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। या जैसे आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, they are only involved in the storage process conversion या carrying of the genetic information, बस यही उनका काम है मोस्टली। तो बाकी जो पूरी बॉडी में मेन जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल रोल है वो प्रोटीन्स का है। तो ये प्रोटीन्स कहां पर बनती हैं, यानी दे आर फॉर्म्ड इन द राइबोसोम, ये राइबोसोम में बनती हैं, तो इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी, क्योंकि प्रोटीन्स तो दोनों सेल में बनती हैं, प्रोटीन्स तो वायरस में भी होती हैं, तो मतलब ये सिंथेसाइज्ड होती हैं राइबोसोम में। ये छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये अलग के से जब हम सेल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, साइज का फर्क है। तो मतलब ये राइबोसोम में बनती है, इसीलिए हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब इसमें बनती है तो जो इंफॉर्मेशन आती है असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड कैसे असेंबल होंगे, तो ये न्यूक्लियस से, डीएनए से, यानी जीन से इंफॉर्मेशन आती है। उसके अलावा जो प्रोटीन है वो, यानी जो लार्ज हमारी ऐसा समझे कि वो प्रोटीन जो अबंडेंटली फाउंड, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें इस दुनिया में मिलती है, वो आपकी प्रोटीन रूबिस्को है। अब प्रोटीन छोटे से छोटी भी है, बड़े से बड़ी भी है। और मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली जो प्रोटीन बनती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हैं मेनली, तो ये प्रोटीन जो है ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्लस में सल्फर, ये तो जो चार एलिमेंट्स हैं ये तो मोस्टली प्रोटीन में होते हैं। लेकिन जो ये सल्फर है इट इज फाउंड रेयरली, ये बिल्कुल कम मिलता है सही, हर प्रोटीन में होगा जरूर, लेकिन इट इज फाउंड रेयरली, ये बिल्कुल कम मिलता है। यानी बाकी ये चार जो हैं ये ज्यादा मिलते हैं। अब जाहिर बात है ये जो प्रोटीन अब इनसे बन रही है, मतलब ये अमाइनो एसिड से बन रही है। अमाइनो एसिड में ये चारों एलिमेंट्स होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, यानी इन ऑल अमाइनो एसिड्स, ये जो एस है इन फ्यू अमाइनो एसिड्स, ये कुछ अमाइनो एसिड में, जैसे आपका मीथियोनिन हो गया या आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड हो गया, उसमें ये सल्फर मिलता है। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। लेकिन बाकी जो यानी ये सिर्फ इन दोनों में, लेकिन ये जो चार एलिमेंट ये सब में मिलते हैं, इनमें भी मिलते हैं, यानी सारे जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें ये मिलते हैं। अब ये प्रोटीन जो बनती है इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन, जाहिर बात है पॉलीमराइजेशन यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, मोनोमर से जब पॉलीमर बनता है तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स की मौजूदगी में इसका पूरा प्रोसेस है, यानी जो प्रोटीन्स बनती हैं उसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। जीन एक्सप्रेशन, जिसके कुछ ऐसा समझे कि मैकेनिज्म है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, तब प्रोटीन बनती है हमारी, फिर ये मॉडिफाई होती है। ऐसा नहीं है कि बस राइबोसोम में अमाइनो एसिड असेंबल हो गए तो प्रोटीन बन गई, इसके बाद मॉडिफिकेशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडी में, उसके बाद प्रोटीन बनती है। अब जैसा कि ये हमारी जो प्रोटीन बन रही है, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर है। मैंने ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं प्रोटीन्स के, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन। जैसे आपकी ये हीमोग्लोबिन हो गई, या आपका कोई भी एंजाइम आप लें, कोई भी हार्मोन्स लें, मोस्टली हार्मोन से बने होते हैं, या रिसेप्टर्स लें, ट्रांसपोर्टर लें, या आपके ये चैनल्स होते हैं, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, या केराटिन, कोलेजिन, कॉन्ड्रोइटिन, एक्टिन, मायोसिन, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। और ये इसके साथ रूबिस को भी लिखा हुआ है, ये ज्यादा मिलती है हमें, हमारे कार्बोजाइलेशन में यूज होती है इन द केल्विन साइकिल। तो सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या है। तो अभी हम अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे।
अमाइनो एसिड। जब नाम को देखेंगे तो अमाइनो एसिड से पता चलता है कि इट इज द कंपाउंड हैविंग टू ग्रुप्स। नेसेसरीली ये दो ग्रुप्स हैं, एक इसमें अमाइन ग्रुप है, अमाइनो जिसे हम बोलते हैं NH2, प्लस में एसिडिक ग्रुप है। ये जो अमाइन है ये बेस है, और दूसरा है एसिडिक ग्रुप जिसे आप कार्बोजाइलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड। इसको हम बोलते हैं COOH, इसी तरह से लिखते हैं, और दिस इज द एसिडिक ग्रुप। तो नाम से पता चलता है अमाइनो एसिड, यानी एसिड भी है और अमाइन ग्रुप भी है, यानी बेस और एसिड दोनों हो गए। अब अगर हम देखें नेचर में आपके तकरीबन 170 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, उनकी जनरल जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम है। इनकी जो जनरल स्ट्रक्चर है, अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं यहां पर, जनरल स्ट्रक्चर, तो ये उनका जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखें इसमें ये 5 कंपोनेंट हो जाएंगे। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कार्बन। ये सेंट्रल कार्बन है, हम इसे अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। अल्फा कार्बन, वो अल्फा नाम है ग्रीक लेटर्स का, यानी ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फाबेट के, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये नंबर के मामले में यूज होते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आपको ये कार्बोजाइलिक एसिड दिखाई दे रहा है, COOH जिसको हम बोलते हैं कार्बोजाइलिक एसिड। उसके बाद ये तीसरा ग्रुप जो है आपको, यानी अमाइनो ग्रुप, दिस इज अमाइनो ग्रुप, क्लियर। उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। अब ये चारों जो मैंने कंपोनेंट बनाए हैं अमाइनो एसिड के, ये सारे अमाइनो एसिड में सेम होंगे। अब जो डिफरेंट होंगे सब अमाइनो एसिड में, दिस इज द वन ग्रुप। ये ग्रुप है जिसमें हम R लिखा है, R मतलब वेरिएबल है, रेडिकल, यानी ये हर अमाइनो एसिड में चेंज है। इसे हम साइड चेन भी बोलते हैं, साइड चेन। ये साइड चेन जो है इट इज वेरी इन ऑल अमाइनो एसिड्स। अगर ये भी सेम हो जाए तो फिर तो अमाइनो एसिड ही एक बनेगा, क्योंकि बाकी जो 4 कंपोनेंट है सब में सेम है। अब मैं आपसे कहूं कि हम 2 सब्सटेंस लेते हैं A और B, उसमें 5 कंपोनेंट है, 4 दोनों में सेम है, तो जो डिफरेंट किस मामले में हुए, किस बुनियाद पर हुए, वो 5वां जो कंपोनेंट है उसमें ये मतलब चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे। अगर वो भी सेम कर दे तो फिर तो दोनों ही बनेंगे, फिर अमाइनो एसिड एक हो जाएगा वो, क्योंकि फिर तो 5 कंपोनेंट सेम हो जाएंगे, तो हम उसे एक बोलेंगे, 2 क्यों बोलेंगे। तो जाहिर बात है ये जो डिफरेंस है अमाइनो एसिड में उनके दौरान वो है R। यहाँ पर हम R ऐसे ही देते हैं जैसे मैथमेटिक्स में किसी वैल्यू के ऊपर X या Y या Z वेरिएबल यूज करते हैं, तो R यहाँ पर इट वेरीज, यानी कोई अमाइनो एसिड होगा जिसमें अगर आप देखें आपका जो मतलब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन में जो R बराबर है वो H के बराबर है, यहां पर H दे दें तो ये अमाइनो एसिड सारा ग्लाइसिन बन जाएगा। और अगर हम एलानीन को देखें तो एलानीन में जो R बराबर है वो CH2OH। अगर हम सीरियन में देखें तो सीरियन में R बराबर है CH3। इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड जितने भी हैं, किसी में सल्फाइडिल ग्रुप है, किसमें NH2 है, किसमें कार्बोजाइल है, किसमें एरोमेटिक रिंग है, ये डिफरेंट है, मतलब यानी ये R के बुनियाद पर सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट है। अगर सवाल आ जाए ऑल द अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डैश, आप MCQ में जहां पर R लिखा हो, R ग्रुप लिखा हो, साइड चेन लिखा हो, आप उसको टिक कर दें तो ये आपका सवाल सही हो जाएगा, बाकी कंपोनेंट सेम होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड का मैंने ये यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया हुआ है जनरल, तो ये न्यूट्रलाइज फॉर्म में है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो एसिड्स,
यानी दे हैव बोथ प्रॉपर्टीज अमाइन एंड एसिड। तो जब ये अमाइनो एसिड हमारी पीएच 7 पर यानी किसी एनवायरमेंट में होते हैं जहां पर पीएच 7 हो, तो वहां प्रोटॉन की कंसंट्रेशन की वजह से तो ये इनमें थोड़ी तब्दीली आ जाती है। फिर ये कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? फिर ये जो बिहेवियर शो करते हैं, फिर ये बिहेवियर शो करते हैं। अब देखें ये जो मैंने अमाइनो एसिड बनाया है, इसमें देखें यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एन एसिड। तो ये एसिड है, ये जब पीएच 7 पर होगा, पानी में हम ऐड करेंगे तो ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा, क्योंकि अब दो ऑक्सीजन है, इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्रोटॉन लूज करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। और ये जो बेस है NH2, ये बेस है, या जो बेस की फितरत क्या होती है, वो पानी में यानी या तो OH लूज करते हैं या तो मतलब प्रोटॉन गेन करते हैं। तो इन्होंने प्रोटॉन गेन किया हुआ है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वहां पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो टू डिफरेंट चार्जेस, यानी अभी चार्ज पार्टिकल बन गया। अभी ये जो अमाइनो एसिड है, इट इज प्रेजेंट इन आयोनाइज्ड फॉर्म, और इसे हम बोलते हैं ज़्विटर आयन, ज़्विटर आयन, दैट इज कॉल्ड ज़्विटर आयन, क्योंकि टू डिफरेंट ग्रुप्स हैं या टू डिफरेंट चार्जेस हैं, यानी एक ग्रुप पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, इसीलिए हम इसे ज़्विटर आयंस बोलते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं आपके, इनकी टाइप्स हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। मैं आपको टाइप्स भी बता देता हूं। आज के इसी लेक्चर में ये अमाइनो एसिड को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अब ये टाइप्स को देखें, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इनमें एक होते हैं प्रोटीनस अमाइनो एसिड। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये वो अमाइनो एसिड्स विच आर नेसेसरीली फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी आप मोस्टली जो भी प्रोटीन देखेंगे तो आपको ये अमाइनो एसिड नजर आएंगे। यानी आप 10 प्रोटीन उठाएं, उसमें देखें कि कौन से अमाइनो एसिड जो 10 में ही मौजूद है, 20 में ही मौजूद है, 100 में ही मौजूद है। तो मोस्टली जो आपको फाउंड होते हैं, अब एक आधा किसी प्रोटीन में नहीं होता, ये मसला नहीं है। तो ये अगर ये सारे आपको मिलते हैं उस प्रोटीन में, सारों में, तो आप इनको नाम दे दें प्रोटीनस अमाइनो एसिड। और ये तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये 20 अमाइनो एसिड्स है विच आर फाउंड इन ऑल दी प्रोटीन्स। ये मैं आपको 20 के नाम भी बताऊंगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो दूसरी कैटेगरी है अमाइनो एसिड की, यानी जिसे हम बोलते हैं रेयर अमाइनो एसिड, रेयर अमाइनो एसिड। अब इनका क्या मतलब है? फाउंड रेयरली इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में कम मिलते हैं। एक तो इनका नंबर भी कम है, जैसे वो 20 है। दूसरे नंबर पर ये किसी प्रोटीन में होते हैं, किसी में नहीं होते, यानी इन सम या फ्यू प्रोटीन में होते हैं, सब में नहीं होते, और होते भी कम हैं, नंबर में भी कम है। लेकिन जो प्रोटीन में होंगे तो एक आधा होगा, यानी एक होगा या दूसरा या दो होंगे, एक जगह पर एक, दूसरी जगह पर, वो तो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें रेयर बोलते हैं। रेयर यानी इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब यही है कि रेयरली फाउंड, बिल्कुल कम, यू कम्स रेयरली, आप कम आते हैं यहाँ पर। तो मतलब यही है कि ये बहुत कम होते हैं प्रोटीन में, वैसे भी नंबर कम है, और प्रोटीन में किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते, क्योंकि वो सब में होते हैं, इसीलिए इन्हें रेयर अमाइनो एसिड। जैसे आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन, इनकी मैं आपको एक और खासियत बता दूं
ये जो आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड से जब राइबोसोम में असेंबल होते हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन डीएनए से होती है। यानी इन अमाइनो एसिड के कोडान होते हैं, यानी इनके 64 कोडान्स हैं, जिनमें आप 3 कोडान को माइनस कर दें, क्योंकि जो 3 जो है ये स्टॉप कोडान होते हैं। बाकी जो आपके 61 कोडान बचते हैं, दे कोड द इंफॉर्मेशन फॉर 20 अमाइनो एसिड। ये 61 कोडान जो है ये 61 यानी 20 अमाइनो एसिड, यानी 61 यानी 61 कोडान 20 अमाइनो एसिड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। ये कोडान मैसेंजर आरएनए पर बनते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड के 61 कोडान है, 3 कोडान स्टॉप कोडान है। इसका मतलब यही होता है कि यानी ये जब कोडान आएगा तो राइबोसोम में कोई भी अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा, पॉलीमराइज नहीं होगा, वहां पर लिंकेज नहीं बनेगी, यानी फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस बन गया। इसीलिए नाम भी स्टॉप कोडान रखा है। बाकी 61 कोडान जो है वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को। उनमें से जो एक कोडान है 1, वो मिथियोनिन को कोड करता है, ओनली 1। ये स्टार्ट कोडान होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट कोडान। बाकी जो हमारे 60 बचते हैं वो 19 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब जाहिर बात है कोड का मतलब यही है, अमाइनो एसिड 19 है और कोडान 60 है, तो कोई 2 मरतबा किसी एक अमाइनो एसिड का के 2 कोडान होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6। तो इन लमसम में देखें तो यानी ये 60 हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 1, तो फिर ये 61 हो जाएंगे। इनकी ये खासियत है कि दे आर नॉट कोडेड, दे आर नॉट कोडेड बाय डीएनए, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकी नहीं होती, क्योंकि दे आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल यानी ट्रांसलेशन हो जाती है, उसके बाद ये बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी बॉडी में। जब मॉडिफिकेशन होती है, प्रोटीन बन रही होती है, तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब अमाइनो एसिड असेंबल हो रहे हैं राइबोसोम में, तो ये लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही है अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आगे पढ़ेंगे। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल होते हैं, यानी आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोटीन में ऐड होते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है आपकी, वो है आपकी नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीनस, अब नाम से पता चल रहा है, दे आर नॉट फाउंड इन, नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन में नहीं मिलते, यानी दे आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। ये साइटोप्लाज्म में, सेल में फ्री फॉर्म में होते हैं, लेकिन दे आर नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में नहीं होते। तो वो अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिड, लेकिन किसी पॉलीपेप्टाइड का, किसी प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टर जो है वो अमाइनो एसिड वाले हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे तो अमाइनो एसिड ना, लेकिन ये प्रोटीन में नहीं है, तो इनको हम नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड। इसका मैं एग्जांपल बता दूं आपको, एक अमाइनो एसिड है गाबा, यानी गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड। तो ये अमाइनो एसिड है, लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटीन, इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसका ये काम है। क्योंकि आपके जो नॉन प्रोटीनस अमाइनो एसिड होंगे वो जरूर कोई ना कोई काम तो कर रहे होंगे ना, तो दे आर न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं which transmit the nerve impulse from one neuron to another neuron। बीच में गैप होता है जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं, ये इंटर का टॉपिक है, तो वो क्रॉस करवाते हैं, पास करवाते हैं, उनमें ये सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ये जो सारे नॉन प्रोटीनस से सिर्फ ये काम करते हैं, नहीं, मुख्तलिफ काम करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स का काम करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है गाबा का, कि दिस इज द अमाइनो एसिड which is included in the non-proteinous amino acid because it is not the part of any polypeptide or protein. It performs the function of neurotransmission
ट्रांसफर द ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, यानी वो गैप पास करता है। ये इसका मैंने फंक्शन बताया है। तो ये 3 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की। इसके अलावा इनकी भी टाइप्स हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, फिर इनके नाम है, इनकी बॉन्डिंग। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्डिंग और इनकी टाइप्स पढ़ेंगे प्रोटीनस की। तब तक ये विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।